अब एसी सर्किट से जी मेन और नीट में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन का एक टाइप मैं बता रहा हूं। आप क्वेश्चन को समझो, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आगे वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो देख सकते हो। और जो भी एक्सप्लेनेशन है उसे ध्यान से देखना, तुम्हारा एसी सर्किट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस एक क्वेश्चन से। अब देखो, हमारे पास एक एसी सर्किट दे रखा है, ये सीरीज एलसीआर सर्किट है। इसमें हमें पता है कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 60 वोल्ट है, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 30 वोल्ट है और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 15 ओम है। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता है और ये एसी सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम्हें ये सारे क्वेश्चन का आंसर निकालना है। क्या क्या निकालना है? फाइंड द आरएमएस वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स। इस एसी सोर्स का आरएमएस वोल्टेज कितना है ये तुम्हें निकालना है। फाई क्या होता है? फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना है वो तुम्हें निकालना है। और इस बेसिस पे तुम्हें ये बताना है कि सर्किट का नेचर कैसा है, मतलब वो इंडक्टिव नेचर है, कैपेसिटिव नेचर है या उसका नेचर रेजिस्टिव है। फिर थर्ड क्वेश्चन है इस एसी सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है इस एसी सर्किट का इंपीडेंस निकालना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि ये एसी सर्किट अभी तो रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन अगर इसे रेजोनेंस में लाना होगा तो जो कैपेसिटर एसी सोर्स में लगा हुआ है उसमें हमें क्या चेंज करना पड़ेगा कि ये एसी सर्किट रेजोनेंस में आ जाए। मतलब इस कैपेसिटर में हमें क्या कैपेसिटर किस तरह से कनेक्ट करना होगा कि ये एसी सर्किट रेजोनेंस पे आ जाए, ये तुम्हें पता लगाना है। और नेक्स्ट है तुम्हें रेजोनेंस करंट पता लगाना है, मतलब जब सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगा तो उस समय सर्किट में कितना करंट होगा ये तुम्हें पता लगाना है। और नेक्स्ट है आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट एट रेजोनेंस, और रेजोनेंस पे हर कंपोनेंट के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज कितना होगा वो भी पता लगाना है। तो अब तुम वीडियो पॉज करो और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें एसी सर्किट का सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। इससे तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है पूरा फिजिक्स का, वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। और अगर तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो तुम 12th में आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाओगे, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तुम जी मेंस और नीट में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं तुम उसको भी सॉल्व कर लोगे इजीली। तो वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद आगे का एक्सप्लेनेशन देखो जो मैं कर रहा हूं। अब सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सोर्स का आरएमएस वोल्टेज निकालना है। तो याद करो कि डीसी सर्किट में हम कैसे करते थे। तो डीसी सर्किट में क्या था कि उस सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप था उसको एल्जेब्रिकली अगर हम ऐड कर देते थे तो सोर्स का वोल्टेज निकल आता था। तो क्या यहां भी वैसा ही कर सकते हैं? हमें तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप पता है, तो इन तीनों को ऐड कर दें तो सोर्स का आरएमएस वोल्टेज निकल आएगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं, एसी सर्किट में ऐसा नहीं हो सकता। एसी सर्किट में अगर कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप पता है तो उनको एल्जेब्रिकली ऐड करने पे सोर्स का आरएमएस वोल्टेज नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो आरएमएस वोल्टेज है इन तीनों के अक्रॉस वो सेम टाइम पे नहीं है। एक ही टाइम के वोल्टेज को तुम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो, लेकिन एसी सर्किट में ये तीनों कंपोनेंट जो है तो इनके अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप है वो एक ही टाइम पे नहीं हुए हैं, वो अलग अलग टाइम पे हैं। जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 60 वोल्ट है, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज उस समय 30 वोल्ट नहीं है, कुछ दूसरा है। रेजिस्टर के क्रॉस जो 30 वोल्ट है वो किसी दूसरे टाइम पे होगा, और सेम केस इंडक्टर के लिए भी ट्रू है। तो क्योंकि ये तीनों वोल्टेज एक ही टाइम के वोल्टेज नहीं है तो इसलिए इनको एल्जेब्रिकली नहीं ऐड कर सकते हैं। इनके अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है उनके बीच फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस होने की वजह से मतलब वो एक ही टाइम पे नहीं होते
हैं, इस वजह से उन्हें एल्जेब्रिकली ऐड नहीं किया जा सकता। अगर आरएमएस वोल्टेज को ऐड करना है तो हमें उनके बीच फेज डिफरेंस को भी कंसीडर करना होगा, मतलब हमें इसे फेजर रिलेशनशिप की हेल्प से सॉल्व करना होगा। और फेजर रिलेशनशिप में ये वोल्टेज किस तरह से बिहेव करते हैं, जस्ट वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें पहले फेजर रिलेशनशिप से सॉल्यूशन समझना पड़ेगा जो एलसीआर सर्किट के डेरिवेशन में है। तो पहले उसे समझ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जब सी, आर और एल के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप है उसको फेजर रिलेशनशिप के साथ ऐड करेंगे, उस केस में इनका जो एडिशन है वो सोर्स का आरएमएस वोल्टेज देगा। तो सोर्स का आरएमएस वोल्टेज निकालने के लिए इन तीनों को फेजर रिलेशनशिप के साथ सॉल्व करना होगा जो कि वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करते हैं। अब जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है और जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है उनके बीच फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। तो अगर इनका फेजर रिलेशनशिप देखें तो अगर कैपेसिटर का वोल्टेज 60 वोल्ट इस डायरेक्शन में है तो इंडक्टर का वोल्टेज VL जो कि 20 वोल्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे का अपोज करते हैं। तो फेजर रिलेशनशिप को हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह सॉल्व करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता था, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका नेट मैग्नीट्यूड उन दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता था। तो इसी तरह से यहां पे VC और VL का जो नेट मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा VC माइनस VL, मतलब 60 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट इक्वल टू 40 वोल्ट। तो इस तरह से VC माइनस VL हमारा 40 वोल्ट आ गया है। अब क्योंकि यहां कैपेसिटर का वोल्टेज बड़ा है तो जो नेट वोल्टेज है वो कैपेसिटर के वोल्टेज की डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब इस LCR सर्किट का जो नेचर होगा वो कैपेसिटिव होगा। क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा है इसका मतलब हम बोलेंगे कैपेसिटर का इफेक्ट ज्यादा है, मतलब इस LCR सर्किट का नेचर कैपेसिटिव है। अब VR मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप है उसका फेज रिलेशनशिप कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप से देखते हैं। तो एलसीआर सर्किट की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि एसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है और जो करंट है उसमें उनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, मतलब दोनों सेम फेज में होता है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। और एलसीआर सर्किट की प्रॉपर्टी से हमें यह भी पता है कि कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, मतलब वो वीआर से भी 90 डिग्री पीछे होगा। और इसी तरह से इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है, इसका मतलब वो वीआर से भी 90 डिग्री आगे होगा। दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप वीआर है वो वीसी से 90 डिग्री आगे है लेकिन वीएल से 90 डिग्री पीछे है। लेकिन जो VC और VL का जो नेट वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन VC की डायरेक्शन में है, मतलब VC और VL का जो नेट वोल्टेज है वो कैपेसिटिव वोल्टेज की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब जो VR है वो VC माइनस VL से 90 डिग्री आगे होगा। अब VR हमें दे रखा है 30 वोल्ट है। अब VR और VC माइनस VL का हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो अगर मैंने VR को ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये लाइन VR के वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो VC माइनस VL का जो वोल्टेज है वो VR से 90 डिग्री पीछे है। इसका मतलब VC माइनस VL की ये डायरेक्शन होगी। क्योंकि ये वेक्टर की तरह ट्रीट करता है तो हम इसको उठा के यहां पे भी रख सकते हैं, मतलब मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं, ये हमारा VR हो गया और ये VC माइनस VL हो गया। अब क्योंकि ये फेजर रिलेशनशिप वेक्टर की तरह बिहेव करता है तो वेक्टर में क्या होता था, तो ऐसे दो वेक्टर का एडिशन फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट उसको ज्वाइन करने वाली लाइन से बताया जाता था। तो फेजर रिलेशनशिप भी वेक्टर की तरह बिहेव करता है, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज का जो सम होगा वो इस लाइन से बताया जाएगा। तो इसी तरह से ये जो दोनों वोल्टेज का सम है वो इस
तीसरी साइड से बताया जाएगा जो फर्स्ट फेजर के इनिशियल पॉइंट और सेकंड फेजर के फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करता है। और क्योंकि इन्हीं दो वोल्टेज का सम जो है सोर्स का आरएमएस वोल्टेज होगा, इसका मतलब ये तीसरी साइड वी आरएमएस वोल्टेज को बता रहा है। और क्योंकि वीसी माइनस वीएल वीआर से 90 डिग्री पीछे है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो बेसिकली ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो वी आरएमएस इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, जबकि वी आर और वीसी माइनस वीएल इस राइट ट्राइंगल के साइड्स हैं। तो मैं अब मैग्नीट्यूड के टर्म्स में इस ट्राइंगल को बना देता हूं। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ लेंथ को लेके, तो ये वाली लेंथ वी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लेंथ वीसी माइनस वीएल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो लेंथ है वो वी आरएमएस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम वी आरएमएस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो वी आरएमएस का स्क्वायर होगा वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, मतलब 2500। तो इसका मतलब वी आरएमएस की जो वैल्यू है 2500 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब 50 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो सोर्स का आरएमएस वोल्टेज वो 50 वोल्ट आ जाएगा। तो फेजर डायग्राम से इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, फेज डिफरेंस बताने को बोला है। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच कितना फेज डिफरेंस है और सर्किट का नेचर क्या है। तो हमें पता है जो करंट की डायरेक्शन वही होती है जो वी आर की डायरेक्शन है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में है। ये वाली जो लाइन है बेसिकली ये करंट की भी डायरेक्शन है, और जो एसी सोर्स का वोल्टेज वी आर एम एस है उसकी ये डायरेक्शन है। तो करंट और वोल्टेज के बीच जो एंगल है वही फेज डिफरेंस है। तो बेसिकली ये फाई फेज डिफरेंस है, और हमें यही फाई निकालना है। डायग्राम से क्या पता चल रहा है? डायग्राम से पता चल रहा है कि जो सोर्स का वोल्टेज है वो सर्किट में जो करंट है उससे पीछे है, मतलब सोर्स वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। अब इस फाई की वैल्यू क्या है ये हमें निकालना है। तो अगेन राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का हेल्प लेते हैं। तो tan फाई इज इक्वल टू आ जाएगा वीसी माइनस वीएल अपॉन वी आर। तो वीसी माइनस वीएल की वैल्यू हमें 40 वोल्ट पता है और वी आर की वैल्यू 30 वोल्ट पता है, तो ये 4/3 आ जाएगा। तो देयरफॉर फाई हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो फेज डिफरेंस tan इनवर्स 4/3 आएगा विद वोल्टेज लैगिंग बिहाइंड द करंट। वोल्टेज करंट से पीछे होगा, और वोल्टेज करंट से पीछे है ये कब होता है, किस केस में वोल्टेज करंट से पीछे होता है? तो ये कैपेसिटर का नेचर है। कैपेसिटर की केस में एसी सर्किट में जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे होता है। तो यहां क्योंकि वोल्टेज करंट से पीछे है, इसका मतलब इस एसी सर्किट का नेचर कैपेसिटर की तरह है। नेक्स्ट हमें निकालना है कि पावर फैक्टर कितना है। तो पावर फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर फैक्टर इक्वल टू होता है cos फाई। तो cos फाई कैसे निकालें? इसी ट्रायंगल में cos फाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो cos फाई होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब वी आर अपॉन वी आर एम एस। दैट मीन्स ये आ जाएगा 30/50, तो 3/5। तो पावर फैक्टर जो है वो 3/5 आएगा। अब नेक्स्ट है इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो जब एलसीआर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो एलसीआर सर्किट जितना अपोजिशन ऑफर्ड करता है वही उसका इंपीडेंस है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो सेम वही फॉर्मूला जैसे हम रेजिस्टेंस निकालते थे। रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस था अपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टर। तो वो कैसे निकालते थे? तो वो करते थे हम V अपॉन I। तो उसी तरह से हम इंपीडेंस भी निकालेंगे। तो इंपीडेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलसीआर सर्किट डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग इन द एलसीआर सर्किट। अब यहां पे वोल्टेज हमारे पास आरएमएस वोल्टेज है, तो करंट भी हमें आरएमएस करंट पता होना चाहिए, और तभी आरएमएस वोल्टेज को आरएमएस करंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंपीडेंस आ जाएगा। तो आरएमएस वोल्टेज तो हम 50 वोल्ट निकाल चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी आरएमएस करंट नहीं है। तो सबसे पहले हमें आरएमएस करंट निकालना होगा। तो आरएमएस करंट हम कैसे निकालें? तो यहां पे हमें रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है।
तो यहां से हम सर्किट में फ्लो होने वाले आरएमएस करंट को निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्किट में देखो एक ही पाथ है, तो करंट के जाने का तो एक ही रास्ता है, तो जो आरएमएस करंट पूरी सर्किट में है वही हर कंपोनेंट में भी आरएमएस करंट है। तो अगर रेजिस्टर कंपोनेंट की हेल्प से हम आरएमएस करंट निकाल लेते हैं तो वो सर्किट का ही आरएमएस करंट होगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज हमें पता है 30 वोल्ट, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 15 ओम, तो जो आरएमएस करंट की वैल्यू है वो आ जाएगा 30/15, दैट मीन्स 2 एम्पियर। तो इस तरह से हमें आरएमएस करंट 2 एम्पियर मिल चुका है। अब जब आरएमएस करंट मिल गया है तो इंपीडेंस आ जाएगा। तो इंपीडेंस क्या होगा? तो इंपीडेंस होगा सोर्स का आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट में जो आरएमएस करंट है उसकी वैल्यू। तो सोर्स का आरएमएस वोल्टेज 50 है, सर्किट में जो आरएमएस करंट है वो 2 है, तो इंपीडेंस की वैल्यू 25 ओम आ गया। इस तरह से हमने पहले 4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पे सॉल्व कर लिए, वोल्टेज के बीच फेजर डायग्राम का रिलेशन निकाल के, और उसी एक कॉन्सेप्ट से हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अगर कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी हो तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए एलसीआर सर्किट के कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लेते हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। अब हम बाकी आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब 5th क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि जो सर्किट में जो कैपेसिटेंस गिवन है उसमें हम क्या चेंज करें कि ये जो गिवन एसी सर्किट है वो रेजोनेंस पे आ जाए। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? तो रेजोनेंस पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो इक्वल होता है। ये एसेंशियल कंडीशन है और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक्सी और एक्सएल कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होता है। तो मैं सर्किट डायग्राम दोबारा यहां बना देता हूं जिसका मुझे यूज करना पड़ेगा। तो मान लो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, ये मैंने एज्यूम कर लिया, और इसके बेसिस पे फिर हम देखेंगे कि क्या चेंज करना पड़ेगा इस कैपेसिटेंस में कि वो रेजोनेंस पे आ जाए। अब क्लियरली रेजोनेंस लाने के लिए क्या कंडीशन है कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि इस सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हैं, उसकी वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना डेवलप हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या अरेंजमेंट किया जाए कि ये रेजोनेंस पे आ जाए। तो अभी जो है इस केस में जो सर्किट में आरएमएस करंट पीछे मैंने निकाला वो 2 एम्पियर था, और आरएमएस वोल्टेज मैं निकाल चुका हूं वो 50 वोल्टेज है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो अब हम एक्सी कैसे निकाल सकते हैं? तो इस कैपेसिटर के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप है वो 60 वोल्ट दे रखा है, सर्किट का जो आरएमएस करंट है वो 2 एम्पियर दे रखा है। एक्सी जो है कैपेसिटर का अपोजिशन है, तो जस्ट वही फॉर्मूला अप्लाई कर लो, अपोजिशन इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। तो इससे हमें एक्सी मिल गया, मतलब कैपेसिटर का अपोजिशन। तो एक्सी इज इक्वल टू कैपेसिटर के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है डिवाइडेड बाय कैपेसिटर में जो आरएमएस करंट जा रहा है। तो आरएमएस करंट की वैल्यू तो हर कंपोनेंट के लिए सेम होगा क्योंकि एक ही पाथ है करंट के जाने का। तो IR ये आरएमएस करंट को बता रहा है, तो ये हो जाएगा 60/2 इक्वल टू 30 ओम। इस तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस 30 ओम आ चुका है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? इंडक्टर के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है डिवाइडेड बाय इंडक्टर में जो आरएमएस करंट है उसका रेशियो इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इंडक्टर के अपोजिशन को बताएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा तुम्हारा इंडक्टर के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसमें जो आरएमएस करंट है, तो 20/2 दैट मीन्स 10 ओम। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 10 ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 30 ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है और इसलिए सर्किट का जो नेचर था वो कैपेसिटिव था। तो अब कैपेसिटर में क्या चेंज किया जाए कि ये सर्किट रेजोनेंस पे आ जाए, यही क्वेश्चन है। इसका मतलब हमें कैपेसिटर में इस तरह से चेंज करना होगा कि एक्सी की जो वैल्यू है वो 10 ओम हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हमें चेंज कैपेसिटर में ही करना है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, इसलिए कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में इस तरह से चेंज करना है, कोई दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट करके
कि XC की वैल्यू कितनी आ जाए, कि XC की वैल्यू 10 ओम आ जाए। और जब XC की वैल्यू 10 ओम आ जाएगा तो XC और XL इक्वल हो जाएगा और सर्किट रेजोनेंस पे आ जाएगा। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई कैपेसिटर में क्या अरेंजमेंट किया जाए, कोई दूसरा कैपेसिटर किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम होके 10 ओम हो जाए। तो मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस को तुम्हें कम करना है। अब हमें पता है कि XC जो होता है वो 1 अपॉन ओमेगा C होता है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 पाई FC। और इससे रिजल्ट क्या निकला, अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रही है, पाई और 2 ये सारा कांस्टेंट है, तो इसलिए XC जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल C होगा। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या आया, XC को मुझे कम करना है और क्योंकि वो C से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब मुझे C बढ़ाना पड़ेगा। तो देयरफॉर यहां से रिजल्ट निकला C इज टू बी इंक्रीज्ड। तो जो सर्किट का नेट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू मुझे बढ़ानी पड़ेगी। अब सर्किट में ये कैपेसिटर है, अब मैं इसके नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूं, तो वो मुझे दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट करके चेंज करना है। तो दूसरा कैपेसिटर इस कैपेसिटर में किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाए। तो हमें पता है कि अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाती है, और अगर कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसका मतलब हुआ हमें इस कैपेसिटर के साथ एक दूसरा कोई कैपेसिटर पैरेलल में लगाना होगा, इस तरह से कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10 ओम का हो जाए। तो मान लो मैंने एक कैपेसिटर C1 इस गिवन कैपेसिटेंस के साथ पैरेलल में लगा दिया। अब मुझे पता करना है कि ये C1 की वैल्यू C के टर्म्स में कितनी होगी कि ये सर्किट रेजोनेंस में चला जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि XC की वैल्यू जो है हमें 10 ओम करना है। तो 10 ओम करने के लिए सर्किट का जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितना होना चाहिए, और जब सर्किट का नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगा तो वो नेट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से आएगा तो मुझे C1 मिल जाएगा। तो देखो कैसे होता है। तो इनिशियली XC है मेरे पास 30 ओम, और मुझे XC की वैल्यू रिवाइज करके कितनी करनी है, 10 ओम करनी है। तो मैंने उसे XC डैश लिख दिया है। XC अभी 30 ओम है और मुझे उसे रिवाइज करके 10 ओम करना होगा क्योंकि तभी वो रेजोनेंस में आएगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं। तो XC बाय XC डैश ये इक्वल टू आ जाएगा 30/10, और यहां पे XC का फॉर्मूला लगा देता हूं। तो XC का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा C होता है। तो इनिशियली कैपेसिटेंस कितना था, C, तो 1 अपॉन ओमेगा C डिवाइडेड बाय, और जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10 ओम हो गया तो उस समय मान लो सर्किट का जो कैपेसिटेंस है वो C डैश हो गया है, तो इसलिए XC डैश जो होगा 1 अपॉन ओमेगा C डैश हो जाएगा जो कि 3/1 होगा। तो इस तरह से मेरे पास C डैश बाय C ये रेशियो आ जाएगा 3। इसका मतलब हुआ तो जो नया कैपेसिटेंस है, मतलब जब सर्किट में हमने कैपेसिटेंस चेंज कर दिया और जो पुराना कैपेसिटेंस था उसका रेशियो 3 होना चाहिए, और इसका मतलब हुआ C डैश इक्वल टू 3C होना चाहिए। और इसका मतलब हुआ तो C डैश नया कैपेसिटेंस है और वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आया, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसलिए इसका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों कैपेसिटेंस का सम। तो इसलिए C डैश जो है नया कैपेसिटेंस वो एक्चुअली में C प्लस C1 है जो 3C के इक्वल है। तो इसका मतलब जो C1 की वैल्यू है वो 2C आ जाएगी। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, मुझे एक कैपेसिटर गिवन कैपेसिटेंस के पैरेलल में कनेक्ट करना होगा जिसकी कैपेसिटेंस गिवन कैपेसिटर का ट्वाइस हो, और उस केस में ये रेजोनेंस पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बोर्ड में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा तो ये इस तरह का क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा हैं, और ये जीमेन और नीट में भी पूछ सकता है क्योंकि इसकी डिफिकल्टी लेवल हाई है। और ये लास्ट का जो 2 क्वेश्चन है इस 5th क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जब सर्किट रेजोनेंस में आ चुका है तो उस केस में सर्किट में करंट कितना होगा और कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा।
तो अब सर्किट रेजोनेंस में आ चुका है। पीछे हम निकाल चुके हैं कि इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 10 ओम है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो भी 10 ओम हो चुका है, रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो तो 15 ओम बना हुआ है। अब रेजोनेंस करंट कितना होगा? तो एट रेजोनेंस हमें पता है जो सर्किट का इंपीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि एक्सी और एक्सएल तो इक्वल होता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और जो सर्किट का इंपीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के ही इक्वल होता है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में जो सर्किट का इंपीडेंस होगा, मतलब रेजोनेंस पे जो सर्किट का इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल मतलब आर के इक्वल होगा, और वो 15 ओम आएगा। तो इस तरह से सर्किट का मुझे इंपीडेंस मिल चुका है जो कि 15 ओम है। अब मैं आरएमएस करंट इजीली निकाल सकता हूं, जो कि सोर्स वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय सर्किट का इंपीडेंस होगा, जो कि आर के इक्वल है। तो इसलिए आरएमएस करंट आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10/3 एम्पियर के इक्वल होगा। तो इस समय रेजोनेंस पे सर्किट में करंट 10/3 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा। अब सेवंथ पूछा आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे आरएमएस वोल्टेज सब कंपोनेंट के अक्रॉस कितना होगा ये निकालना है। तो ये भी बिल्कुल इजी है, क्योंकि आरएमएस करंट सब में सेम जा रहा होगा, सब का अपोजिशन मुझे पता है, तो आरएमएस वोल्टेज मैं इजीली निकाल सकता हूं। तो आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज हो जाएगा आरएमएस करंट इंटू एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये 10/3 इंटू 10 इक्वल टू 100/3 वोल्ट। तो कैपेसिटर, ये पूरा जो नेट कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज 100/3 वोल्ट हो गया है, और जो रेजिस्टर के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज है वो हो जाएगा आरएमएस करंट इंटू रेजिस्टेंस 10/3 इंटू 15, तो जो आ जाएगा 50 वोल्ट। और ये वैसे भी हमें पता है रेजोनेंस के समय सी के क्रॉस वोल्टेज और सी के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज और एल के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है, और क्योंकि 180 डिग्री के फेज डिफरेंस में होता है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए सोर्स का जो भी आरएमएस वोल्टेज है वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी डेवलप होगा, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है और सोर्स का आरएमएस वोल्टेज इक्वल होता है एट रेजोनेंस। अगर तुम एलसीआर सर्किट को डिराइव करोगे तो वहां पे तुम्हें ये क्लियरली पता चल जाता है। तो इस तरह से देखो यहां आ भी रहा है, सोर्स का आरएमएस वोल्टेज 50 वोल्ट है और रेजिस्टेंस के क्रॉस भी वोल्टेज 50 वोल्ट है। अब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? तो जैसे मैंने अभी क्या बताया कि कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो सेम होगा। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 100/3 वोल्ट आ रहा है, तो इंडक्टर के क्रॉस भी यही होगा। देखो फॉर्मूला लगा के भी हम निकाल सकते हैं। तो जो इंडक्टर के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज है वो आएगा IR इंटू XL। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10/3 इंटू 10 इक्वल टू 100/3 वोल्ट। और इस तरह से देखो हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें एलसीआर सर्किट का सारा कॉन्सेप्ट कवर अप हो गया। अगर इसको अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा एलसीआर सर्किट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।